नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी जिसकी लेखिका है निधि शर्मा जी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं बोलूँगी तो मिर्ची जैसी लगूंगी। कोई नहीं है इस घर में जो देवर जी को समझा सके। दिन रात खाना है और पड़े रहना है। अरे मेरा पति क्या बैल है जो दिन रात सब उसे जोतते रहते हैं। माँ बाप का बोझ हो तो आदमी उठा भी ले, पर भाई बहन का बोझ भी अगर उठाना पड़े तो इंसान की तो कमर ही टूट जाए। पर यहाँ बोले भी तो किसे बोले। ये नहीं होता है कि कुछ काम धंधा करके अपने माँ बाप का बोझ उठाए या भाई का हाथ बटाए। बस खाओ और ऐश से जियो। मैं तो हूँ ही घर की काम वाली। कितने सपने लेकर आई थी कि शादी के बाद पति के साथ अलग रहूँगी, पर नहीं, यहाँ तो सास ससुर के साथ देवर फ्री में आया है। सुमन रसोई में बड़बड़ा रही थी, तभी उसका पति विकास बोला, क्यों अपना खून जलाती हो? जब तक विभोर छोटा भाई को कुछ काम नहीं मिलता उसकी जिम्मेदारी मुझे तो उठानी ही पड़ेगी। घर का बड़ा हूँ तो इतना तो करना ही पड़ेगा। पापा ने मेरी पढ़ाई में कभी कोई कंजूसी नहीं की। अब वो रिटायर हो चुके हैं। तुम क्या चाहती हो, मैं उनके कंधों पर बोझ दे दूं? लोग क्या कहेंगे? सुमन बोली, हाँ हाँ, लोग क्या कहेंगे यही सोचते रहना। बीवी को क्या तकलीफ़ है, देखना भी मत। अरे शादी के पहले मुझे बताना चाहिए था कि शादी के बाद मैं माँ बाप और भाई के लिए जीता रहूँगा। मैं तुमसे शादी ही नहीं करती। सब परिवार बढ़ाने की बात करते हैं। जिस घर में जवान और बूढ़े बस खाने वाले हो वहाँ मैं परिवार क्या खाक बढ़ाऊंगी। बात करते हैं। ये लो टिफ़िन और जाओ कॉलेज, और जो कमा कर लाओ माँ बाप और भाई पर पूरा खर्च कर दो, कहकर सुमन अपने कमरे में चली गई। बगल के कमरे में विकास की माँ विमला जी ये सारी बातें सुन रही थी। बहू के जाते ही वो विकास से बोली, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं विभोर से बात करूँगी। विकास बोला, माँ क्या ही बात करोगी, हर कोई बोल बोल कर थक गया, पर विभोर पर रत्ती भर का फर्क नहीं आया। देखा जाए तो सुमन गलत भी नहीं कह रही है। अगर वो अपने जीवन में सफल हो जाएगा तो हमें भी तो खुशी होगी। ऐसा ना हो कि उम्र के पहले मेरी कमर झुक जाए और मैं अपने हाथ खड़े कर दूं। बेहतर होगा आप अपने लाडले को समझाइए। इतना कहकर विकास कॉलेज चला गया। विमला जी के दो बेटे, विकास बहुत ही सहनशील और समझदार इंजीनियर बनना चाहता था, परंतु पिता की परिस्थिति और छोटे भाई की जिम्मेदारी को देखकर उसने पढ़ाई खत्म होने के बाद कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी कर ली ताकि कुछ मदद हो सके। वहीं उसका छोटा भाई विभोर जो अपनी ही दुनिया में जीता था। विमला जी विभोर के कमरे में गई और बोली, बेटा विभोर उठ जाओ, कब तक पलंग तोड़ते रहोगे? देखो विकास कॉलेज चला भी गया और तुम हो कि अभी तक। विभोर बोला, क्या माँ, अभी कुछ घंटे पहले ही तो पलंग पर पसरा हूँ और आप थानेदार की तरह खड़ी हो गई। भाभी क्या कम थी जो आप भी सुबह सुबह चिल्लम चिल्ली करने लगी। आप दोनों से मेरा आराम करना देखा नहीं जाता है। मैं भी तो थकता हूँ, पर नहीं, भाई कॉलेज से आता है तो माँ और पत्नी दोनों उसकी सेवा में लग जाती है और मेरे पीछे तो दोनों हाथ धोकर पड़ी रहती हो। आखिर इतना भेदभाव क्यों? विमला जी बोली, तेरा भाई कॉलेज मटर गश्ती करने नहीं जाता बल्कि बच्चों को पढ़ाने जाता है, और तुम? विभोर तकिया से कान बंद करके फिर से लेट गया। विमला जी समझ गई, कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो चुपचाप वहाँ से रसोई में चली गई। सुमन बोली, कर ली कोशिश साहबजादे को जगाने की, नतीजा तो कुछ निकला नहीं होगा। अब वे तो कुछ करते नहीं हैं, कम से कम आप ही घर का कोई काम कर लिया कीजिए, या आपको भी बैठकर खाने की आदत हो गई है? विमला जी बोली, बहू तुम तो देखती हो, मैं रोज़ उसे समझाती हूँ। वो बोली, ठीक है, अब मेरे पास सफाई मत दीजिए। जाकर पहले सभी कमरों की डस्टिंग कीजिए और चद्दर बदलिए।
विमला जी चुपचाप अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद विभोर खाने की टेबल पर आया और तबला बजाने लगा। माँ जल्दी से नाश्ता दे दो। विमला जी उसके सामने पोहा लाकर रख दी तो विभोर बोला, क्या माँ, रोज रोज ये सब खाकर मैं तंग आ गया हूँ। भाई को पहले नौकरी मिल गई और मुझे नहीं मिली है, तो क्या मेरे साथ ऐसा व्यवहार होगा। विमला जी रोते हुए बोली, बेटा कुछ तो काम धंधा कर ले, तेरी वजह से आखिर बुढ़ापे में तेरी माँ कितना सुनेगी। अगर तुम कुछ काम कर लो तो मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ रहने लगे। मुझे भी रोज रोज की चिक चिक अच्छी नहीं लगती। विभोर हंसते हुए बोला, हाँ, ये बात तो तब सोचनी चाहिए थी जब भाई के लिए आप लड़की देखने गई थी। मैंने सोच लिया है, मैं अपने लिए दुल्हन खुद ढूंढ कर लाऊंगा जो पल पल रंग नहीं बदलती हो। तभी सुमन आई और बोली, सपने तो बड़े बड़े देख रहे हो। अरे तुम जैसे निखट्टू को कौन देगा अपनी लड़की, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। और आप मम्मी जी क्या बेटे को अपने हाथों से खिलाएंगी। जाइए दोपहर के खाने की तैयारी कीजिए, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैं नहाने जा रही हूँ और मेरे नहाते ही सारे कपड़े धुल जाने चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। विभोर गुस्से में नाश्ते की प्लेट को खिसकाते हुए बोला, इतना सुनने के बाद ये पोहा मेरे गले से नहीं उतरेगा, मैं बाहर ही कुछ खा लूँगा। इतना कहकर वो निकल गया। पीछे विमला जी अपनी किस्मत को कोसने लगी कि कोई कहेगा ये दोनों बेटे मेरे ही हैं। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। एक बेटा श्रवण कुमार मिला तो उसकी पत्नी ऐसी आई, और दूसरा है जिसे हमारी कोई परवाह ही नहीं है। समय बीत रहा था पर घर की हालत वैसी की वैसी ही थी। एक दिन विमला जी बहू के कमरे की साफ सफाई कर रही थी, तभी गलती से उनके हाथों से नेल पॉलिश का बोतल नीचे गिर गया और पूरे फर्श पर फैल गया। विमला जी अपने आंचल से ही साफ करने लगी। तभी सुमन आई और चिल्लाई, हे भगवान, एक काम इनसे ढंग से नहीं होता है। कर दिया ना मेरा नुकसान। अभी 3 महीने पहले मेरी लिपस्टिक गिरा दी थी, आज नेल पॉलिश गिरा दी। आखिर आप चाहती क्या हैं? घर का काम नहीं करना है तो मत करो, कम से कम मेरा नुकसान तो मत करो। अभी नुकसान कौन भरेगा, तुम्हारा वो भिखारी पति। विमला जी बोली, बहू इतना गुस्सा मत करो, मैंने साफ कर दिया है। मैं कह दूंगी विकास से, वो तुम्हें नई नेल पॉलिश लाकर दे देगा। सुमन बोली, अच्छा वो तो मेरा पति है, लाकर तो देगा ही, पर ये नुकसान कौन भरेगा। आज या तो देवर जी को खाना मिलेगा या आपके पति को। अब यही सजा है आपकी। विमला जी हाथ जोड़ते हुए बोली, नहीं नहीं बहू, इतनी कठोर मत बनो। तुम जानती हो विभोर के स्वभाव को, और इसमें तुम्हारे ससुर जी का क्या दोष है। अगर सजा देनी है तो मुझे दो, मैं पूरा दिन भूखी रह जाऊंगी, पर उन्हें भूखा मत रखो, उन्हें दवाई लेनी होती है। बहू रिश्तों की मर्यादा को समझदारी से सुलझाते हैं। अगर इस तरह से आवेश में आकर रिश्तों को खराब करोगी तो वो और उलझ जाएंगे। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, इसीलिए तुम्हें अपने अनुभव से बता रही हूँ। कड़वे वचन से कभी किसी का भला नहीं होता। बहू विमला जी को धक्के मारते हुए अपने से दूर की और बोली, चलो हटो, एक तो नुकसान करती है, ऊपर से फिल्मी ड्रामा करती है। फटाफट सारे काम करो वरना तीनों को भूखा रखूंगी। इतना कहकर वो चली गई। विमला जी के पति किशोर बाबू पत्नी की हालत देखकर बहुत चिंतित हो रहे थे। विभोर का पढ़ाई लिखाई में मन लगता नहीं था, इसी वजह से उसे नौकरी भी नहीं मिल रही थी। तो किशोर बाबू को उससे कोई उम्मीद नहीं थी। वो मन ही मन सोच रहे थे, ऐसा क्या करूं कि अपनी पत्नी की तकलीफ़ कम हो।
अगले दिन किशोर बाबू अपने कमरे में बैठे थे, तभी उनके बहुत पुराने मित्र रमन जी का फ़ोन आया। दोनों में बातचीत हुई। किशोर बाबू ने कहा, रमन भाई जब तक नौकरी करता था खर्चे के साथ साथ इज्जत भी कमाता था, नौकरी क्या गई, सब कुछ चला गया। रमन जी बोले, तो दोबारा से नौकरी कर लो, किसने रोका है। किशोर बाबू बोले, ये क्या कह रहे हैं, और अब मुझे कौन काम देगा। रमन जी बोले, कोई क्यों काम देगा, खुद कर लो जैसे मैं कर रहा हूँ। किशोर बाबू की उत्सुकता बढ़ी और उन्होंने पूछा, आप क्या कर रहे हैं। रमन जी बोले, रिटायरमेंट के बाद दोनों बेटे ने मेरे सारे पैसे आपस में बांट लिए और मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, यहाँ तक कि अपने घर पर हमारे साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते थे। किशोर भाई आज तक आत्मसम्मान से जीता आया, तो अब ऐसी ज़िंदगी कैसे जी सकता हूँ। तो बस सब छोड़ छाड़ कर गाँव आ गया। पेंशन मिलता है, उसी से थोड़ा थोड़ा बचत करके एक छोटा सा कमरा बनवाया और उसी में गांव के बच्चों को पढ़ाता हूँ। और आपकी भौजाई वहाँ महिलाओं को अचार बनाना सिखाती है। तो बस अपनी तो जीवन नैया पार लग रही है। किशोर बाबू को रमन जी का सुझाव बहुत पसंद आया और वो विमला जी से सारी बातें साझा दिए। तो विमला जी बोली, हम अगर चले गए तो विभोर को कौन संभालेगा। किशोर बाबू बोले, वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं, हट्टा कट्टा जवान है, हमें जितने दिन उसे संभालना था हमने संभाल लिया। अब अगर वो खुद के लिए कुछ नहीं कर सकता तो अब मैं उसके लिए कुछ नहीं करूँगा। अगले दिन विकास दफ्तर जा रहा था तो किशोर बाबू बोले, बेटा अगर तुम्हारे पास थोड़ा समय है तो मुझे कुछ बात करनी है। विकास बोला, हाँ हाँ पापा बोलिए, क्या बात है। किशोर बाबू ने अपनी इच्छा जाहिर की और कहा, मैं तुम्हारी माँ को लेकर गांव जाना चाहता हूँ, अब हमारा शहर में मन नहीं लगता। तभी सुमन, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आप लोग चले जाएंगे तो घर का सारा काम मुझ पर आ जाएगा और देवर जी को कौन संभालेगा। नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते, अगर जाना है तो उन्हें भी लेकर जाइए या फिर माँ जी को यहाँ छोड़ जाइए। किशोर बाबू बोले, बहू अब मैं विमला को यहाँ एक पल नहीं रुकने दूंगा। मेरी विमला की क्या हालत हो गई है ये मैं देख रहा हूँ, पर मैं बेटे से शिकायत भी नहीं कर सकता क्योंकि इसमें उसका कोई दोष नहीं है। और जहाँ तक बात विभोर की है, अब अपना खर्चा वो खुद उठाएगा और नहीं उठा सकता तो तुम उसे घर से निकाल सकती हो, पर मैं अपनी पत्नी को अब यहाँ तिल तिल मरते नहीं देख सकता। तो 2 दिन बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। विकास हैरानी से बोला, बाबूजी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या माँ के साथ इस घर में अच्छा व्यवहार नहीं होता, आखिर बात क्या है, कोई मुझे बताएगा। तभी विभोर कमरे से निकल कर आया और बोला, अरे भाई मैं बताता हूँ, भाभी इस घर का सारा काम माँ से करवाती है, हमें बिना गाली दिए कभी खाना नहीं देती है, खुद तो कुछ करती नहीं और मुझे कामचोर कहती है। विमला जी ने एक थप्पड़ विभोर को लगाया और बोली, इसमें गलती उसकी नहीं तेरी है, अगर तू लायक होता तो मुझे कोई कुछ कैसे कुछ सुनाता, पर सच कहते हैं तुम्हारे बाबूजी, अब मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे जितना करना था मैं अपना फ़र्ज निभा चुकी हूँ, चलिए जी हम गांव चलते हैं। विभोर पिता से बोला, बाबूजी आप गांव जा रहे हैं, जाइए, पर मेरे खर्चे पानी का इंतजाम करके जाइएगा, या तो आप पैसे दे दीजिएगा या फिर भैया से कहकर जाइए। किशोर बाबू ने दूसरा थप्पड़ फिर से विभोर को दिया और बोले, नालायक, पहलवान बन गया है पर दिमाग तेरे पास रत्ती भर नहीं है। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए क्या करता है और क्या नहीं करता, इससे मुझे अब कोई सरोकार नहीं। और याद रखो, मैं तुम्हें एक पैसे की मदद नहीं करूँगा, मजदूरी करो या दुकानदारी करो, पर अपना खर्चा खुद निकालो। जिस उम्र में
तुम्हें हमारा बोझ उठाना चाहिए, तुम हमसे खर्चा मांग रहे हो, शर्म नहीं आती। इतना कहकर दोनों कमरे में अपना सामान बांधने लगे। विकास ने कॉलेज में फ़ोन करके छुट्टी ले ली और सुमन को बुलाया और सबके सामने पूछा, क्या तुम माँ से घर का काम करवाती हो? वो बोली, तो इसमें क्या बुराई है? अरे खाने वाले 3 और कमाने वाला बस आप। कम से कम घर के काम ये करती हैं तो नौकर के पैसे तो बच जाते हैं। मैं तो आपकी ही मदद कर रही हूँ और उल्टा आप मुझे आंखें दिखा रहे हैं। विकास के सब्र का बांध टूट गया। उसे एक जोर का थप्पड़ पत्नी को लगाया और बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे जिस माँ बाप ने मुझे इतने कष्ट से पाला पोसा और लायक बनाया, क्या मैं उन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता? और तुम जो बैठी बैठी खा रही हो उसका क्या? तुम्हारा खर्चा क्या तुम्हारे मायके से आता है? और विभोर, तुम अगर 1 महीने के अंदर तुम्हें अच्छी नौकरी नहीं ढूंढी तो मैं अपने कॉलेज में तुम्हें पियोन की नौकरी पर लगवा दूंगा। विकास ने माता पिता को बहुत समझाने की कोशिश की। किशोर बाबू बोले, बेटा हम नाराज़ होकर नहीं, बस अब अपने तरीके से जीना चाहते हैं, इसीलिए जा रहे हैं। तुम्हारा जब मन करे तुम गांव चले आना। इतना कहकर 2 दिन बाद दोनों पति पत्नी चले गए। माँ के जाने के बाद अब विभोर के आगे पीछे कौन घूमेगा, तो विभोर अपनी जिम्मेदारी समझने लगा और नौकरी के लिए हाथ पैर मारने लगा। बहुत मुश्किलों से एक कंपनी में उसे छोटी सी नौकरी मिली और उसने चुपचाप वो नौकरी कर ली। इधर गांव में किशोर बाबू ने छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया और विमला जी सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया। दोनों बहुत खुश थे। उधर शहर में जब बहू पर सारी जिम्मेदारी आई और जब घर का सारा काम उसे खुद करना पड़ा, तब उसे एहसास हुआ कि घर संभालना कितना मुश्किल है। रोज़ की चिक-चिक से कुछ रोज़ बाद विभोर भी वहाँ से चला गया और कुछ दोस्तों के साथ अलग रहने लगा। एक रोज़ विभोर ने पिता को फ़ोन किया और बोला, बाबूजी आप चाहें तो आप और माँ मेरे साथ रह सकते हैं, मैं अलग घर ले लेता हूँ। हाँ मैं भैया की तरह ज़्यादा पैसे तो नहीं कमाता हूँ, फिर भी हर महीने कुछ पैसे भेज दिया करूँगा। किशोर बाबू बोले, बेटा तुम अपने पैरों पर खड़े हो गए हो, हमारे लिए यही बहुत है। हमें अब तुम दोनों में से किसी के पैसे नहीं चाहिए। खाने लायक हमें पेंशन मिल जाएगा, बस सम्मान की रोटी खाना चाहते थे, इसीलिए यहाँ आ गए। तुम दोनों कभी कभी मिलने आना, इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। अपने भाई और भाभी से रिश्ता खराब मत करना। रिश्तों की मर्यादा को समझदारी से सुलझाया जाता है, क्योंकि है तो वो आखिर हमारे अपने। अब 2 महीने में विभोर भाई भाभी के लिए उपहार लेकर मिलने जाता तो भाभी को एहसास होता कि उसने कितना कुछ गलत कहा था। सही कहती थी, सास रिश्तों की मर्यादा को समझदारी से समझाते हैं, तभी वो लंबे समय तक टिकते हैं। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।